प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त युग्कों क्या यूपीएससी नामकरण के बारे में। देखो टॉपिक, एक से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त युग्कों का यूपीएससी नामकरण। देखो इनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमको ये पहला उदाहरण दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इसमें सबसे लंबी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है इसका चयन करेंगे हम। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये बन जाएगी, बिल्कुल सीधी। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर हम ध्यान दें तो एक तो OH क्रियात्मक समूह है, एक NH2 क्रियात्मक समूह है, एक SO3H क्रियात्मक समूह है और एक COOH क्रियात्मक समूह है। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 4 क्रियात्मक समूह हमारे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एमीन और अल्कोहल। जब 4 क्रियात्मक समूह आ जाए या एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए, फिर इन कार्बनिक यौगिकों का हम यूपीएससी नामकरण किस प्रकार करेंगे। देखो इसके लिए हमको करना क्या है, हमको आईयूपीएससी नामकरण की जो वरीयता श्रेणी है उसको क्रम वाइज याद रखना है। जैसे उसमें सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद आता है सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद आता है अम्ल एनहाइड्राइड। तो ऐसे जो वरीयता श्रेणी हमको दे रखी है उसको हमको बिल्कुल क्रम वाइज याद रखना है। तो उसमें क्रियात्मक समूह का नाम, उसका सूत्र, उसका पूर्वलग्न और उसका अनुलग्न। अगर ये चीजें हमको याद है तो आईयूपीएससी नामकरण में हमको कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आप इतने वीडियो देख चुके हो तो आपको ये तो जो सारणी है क्रम वाइज याद हो गई होगी। तो देखो ध्यान से, इसका हम आईयूपीएससी नामकरण किस प्रकार करेंगे। तो ये तो हमारी कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब हमको ये देखना है इसमें वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा आता है। तो हमने देखा है सबसे पहले COOH आता है, यानी कि वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आता है, COOH। तो इसमें केवल हमारा क्रियात्मक समूह एक है और वो क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है, COOH। तो COOH हमारा कैसा है, क्रियात्मक समूह। और बाकी जितने भी ये क्रियात्मक समूह हमको दे रखे हैं, जैसे SO3H हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया। अब ये क्रियात्मक समूह नहीं है प्यारे बच्चों, अब ये कहलाएंगे हमारे प्रतिस्थापी समूह। तो ये जो तीनों हमको दे रखे हैं, 1 2 3 और एक ये Br, ये सभी हमारे कैसे हैं, प्रतिस्थापी समूह। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रतिस्थापी समूह। तो COOH तो हमारा हो गया क्रियात्मक समूह, और OH ग्रुप, NH2 ग्रुप और SO3H ग्रुप, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी समूह। और Br तो वैसे भी प्रतिस्थापी समूह हमारा। तो अब हम करना क्या है, क्रियात्मक समूह है इसका तो हम क्या काम में लेंगे, अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह का तो हमको काम में लेना है अनुलग्न, और प्रतिस्थापी समूह का हमेशा का काम में लेते हैं पूर्वलग्न। तो जो हमको क्रियात्मक समूह दे रखा है उसका हमको काम में लेना है अनुलग्न, और अब ये सारे जो प्रतिस्थापी समूह हो गए इनका क्या काम में लेंगे, पूर्वलग्न। और ये जो अनुलग्न और पूर्वलग्न है इनको हम वरीयता श्रेणी है उससे याद कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, अब इनका हमको आईयूपीएससी नामकरण करना है इसका। तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमने सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। दूसरा काम किसका है, अंकन का। तो अंकन है तो सबसे पहले हमने कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। दूसरा काम किसका है, अंकन का। तो अंकन है, हम उस तरफ से शुरू करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को, या जिस कार्बन के साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। भाई या तो क्रियात्मक समूह में कार्बन होगा, तो या तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को, या जिस कार्बन के साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम अंक मिले।
तो यहां अगर इसको हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें COOH क्रियात्मक समूह है। अगर हम इधर से अंकन करते हैं कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। इधर से अंकन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंकन कर दिया हमने। उसके बाद अब इसका IUPAC नामकरण करना है। तो देखो इसमें अब कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह है। एक तो Br है, ब्रोमो, B से शुरू होता है। OH को OH है, ये भी प्रतिस्थापित समूह है। और प्रतिस्थापित समूह का हम काम में क्या लेते हैं? पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न है वो हम वरीयता श्रेणी से देख लेंगे। तो इसका OH का पूर्व लग्न क्या आता है? हाइड्रोक्सी, ये H से शुरू होगा इसका पूर्व लग्न। NH2 को हम बोलते हैं एमिनो, इसका पूर्व लग्न ये इससे स्टार्ट होता है। SO3H है, इसका पूर्व लग्न आता है सल्फो, ये हमारा S से शुरू होता है। तो हमने सबके पूर्व लग्न अल्फाबेट के से जिस अक्षर से शुरू हो रहे थे उनका पहला अक्षर लिख दिया। तो ब्रोमो B से, हाइड्रोक्सी H से, एमिनो A से और सल्फो S से। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले A आता है और कितने पर जुड़ा हुआ है? 4 पर। तो लिखेंगे 4 एमिनो। तो 4 पर तो हमारा एमिनो हो गया। उसके बाद B आएगा कितने पर है? 5 पर। तो लिखेंगे 5 ब्रोमो। तो 4 एमिनो हो गया, 5 ब्रोमो हो गया। उसके बाद में अब हमारा आ जाएगा H। तो H कितने पर है? 5 पर। तो आ जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद में अब एक हमारा क्या हो गया? यहां पर देखो 5 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद SO3 है जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फो। और कितने पर है ये? 3 पर। तो 3 सल्फो, 3 सल्फो। तो देखो ध्यान से, हमने जितने भी प्रतिस्थापित समूह थे उन सबका नामकरण लिख दिया। 4 एमिनो, 5 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी और 3 सल्फो। अब कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमको ये देखना है कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन इसमें? 8। तो 8 के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्ट। तो 8 के लिए आ गया ऑक्ट। उसके बाद में अब इसमें कहीं द्विबंध है, देखो 6 नंबर पर। तो लिखेंगे 6 इन, 6 इन। उसके बाद अब क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर है? 1 पर। तो 1। और क्रियात्मक समूह का हमेशा क्या काम में लेते हैं? अनुलग्न। तो COOH का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। 4 एमिनो, 5 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, 3 सल्फो, ऑक्ट 6 इन, 1 ओइक अम्ल। उसके बाद देखो नेक्स्ट उदाहरण हमको इधर रखा है। अब सेम उसी तरीके से इसको हमको करना है। देखो ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब देखो ध्यान से, इसमें COOH दे रखा है और हमको पता है कि जो IUPAC नामकरण की वरीयता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर COOH आता है। तो यहां हमारा क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। तो ये तो हमारा क्या हो गया? COOH क्रियात्मक समूह। तो बाकी ये सारे हैं, SO3H हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, COO हो गया, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी समूह। क्रियात्मक समूह तो केवल एक होगा, और वो क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? जो वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आएगा। तो SO3H है, इसको हम क्या बोल लेंगे? इसका अनुलग्न होता है सल्फो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये S से शुरू होगा। OH का अनुलग्न हाइड्रोक्सी, ये किससे शुरू होगा? H से। इसका अनुलग्न एमिनो, ये A से स्टार्ट होगा। और COO देखो यस दे रखा है, COO
ये किसका फॉर्मूला होता है? कीटोन का। तो जब ये कीटोन का फॉर्मूला होता है तो कीटोन है, उसका पूर्ण लगन क्या होता है? ऑक्सो। तो ये किससे शुरू होगा हमारा? ओस से। अब देख लो इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? तो ए आता है। अच्छा, नंबरिंग और कर देता हूं। क्रियात्मक समूह वाले कार्बन का एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एमिनो कितने पर है? 4 पर, तो लिख देंगे 4 एमिनो। उसके बाद में ओ के बाद क्या आएगा? सॉरी, एक के बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारा H। कितने पर है? 4 पर, तो 4 हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा कितने पर है? 5 पर, तो 5 ऑक्सो। उसके बाद में अब 2 पर क्या है? SO3H। इसका पूर्ण लगन क्या होता है? सल्फो, तो 2 सल्फो आ गया। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद अब देख लो इसमें मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 8। तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट। अब कहीं द्विबंध है, देखो 6 नंबर पर है। द्विबंध हम क्या बोलते हैं? ईन। तो 6 पर क्या है? ईन। और क्रियात्मक समूह है 1 नंबर पर, COOH का अनुलग्न क्या आता है? ओइक अम्ल, तो 1 ओइक अम्ल। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। 4 एमिनो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, 2 सल्फो, ऑक्ट, 6 इन, 1 ओइक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखो। इसमें क्रियात्मक समूह एक तो CHO दे रखा है, एक दे रखा है C डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, और एक देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। देखो ये C डबल बॉन्ड O और O, ये किसका फॉर्मूला होता है? एस्टर का। किसका होता है? एस्टर का। तो जब हम क्रियात्मक समूह की वैधता श्रेणी देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एस्टर। तो जब एस्टर क्रियात्मक समूह की वैधता श्रेणी में सबसे ऊपर आएगा तो एस्टर वाले कार्बन को हम कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। उसके बाद में 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, ये 9 और ये 10। तो 10 कार्बन की श्रृंखला होगी। अगर इधर देखते तो 7 8 9। ध्यान देखने से एग्जाम्पल को, यहां तक हमारे 7 कार्बन हो गए थे। तो ये हमारा कौन सा हो गया? 8वां, और ये 9वां कार्बन। ऐसे ये देखो, ये 7 है, तो यहां 8, ये 9 और ये 10। तो सबसे लंबी श्रृंखला है वो क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की कितने कार्बन की बनेगी? 10 कार्बन की। तो ये हमारा 8वां कार्बन हो गया, ये 9वां कार्बन, और ये हमारा हो गया 10वां कार्बन। तो 10 कार्बन की हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं श्रृंखला बना करके। तो ये हमारे 10 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसका हमको IUPAC नामकरण करना है। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी क्रियात्मक समूह एस्टर आए तो उसमें हमको क्या करना है? इस ऑक्सीजन के साथ में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इस एल्किल समूह का IUPAC नामकरण है वो सबसे पहले करना है। तो इस ऑक्सीजन के साथ में C2H5 जुड़ा हुआ है, और C2H5 इसका नाम क्या होता है? एथिल। ध्यान रखना, जब भी एस्टर का आप IUPAC नामकरण करोगे तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है इसका नामकरण आप सबसे पहले करोगे। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो एस्टर के IUPAC नामकरण का मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लेना। तो C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल। तो सबसे पहले हमने लिख दिया एथिल। एथिल लिख दिया।
उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास में प्रतिस्थापित समूह हैं। अब CH इसका पूर्वलगन क्या आता है, देखो इसके दो पूर्वलगन आते हैं, एक आता है ओक्सो और एक आता है फोर्मिल। दोबारा ध्यान सुनना, इसके दो पूर्वलगन आते हैं, एक आता है ओक्सो और एक आता है फोर्मिल। यहां हम काम में लेंगे फोर्मिल। क्यों काम में लेंगे? क्योंकि इस कार्बन को हम मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं कर रहे। अगर इस कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करते और ये प्रतिस्थापी के रूप में आता, तब तो हम इसको बोलते ओक्सो, और अब हम मुख्य श्रृंखला में कहीं भी इसको अंकन नहीं है, तब इसको बोलेंगे फोर्मिल। तो फोर्मिल हमारा किससे शुरू होगा? F से। ब्रोमो किससे शुरू होगा? B से। C डबल बॉन्ड O कीटोन है, इसका पूर्वलगन क्या होता है? ओक्सो। ये किससे शुरू होगा? O से। OCH3 इसको हम क्या बोलते हैं? मैथोक्सी। तो मैथोक्सी हमारा किससे शुरू होगा? M से। और सबसे लास्ट में एक ही हमारा प्रतिस्थापित समूह, देखो यहां Cl है और दो कार्बन की श्रृंखला है, मतलब ये प्रतिस्थापित समूह है, इसके साथ भी प्रतिस्थापित समूह Cl जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो इसमें भी हमको श्रृंखला बनानी है। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला बनेगी? 2 की। तो 2 कार्बन की अलग से श्रृंखला बना ली हमने। और मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है श्रृंखला? 7 नंबर के। तो इस कार्बन से जो प्रतिस्थापित समूह का पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हमेशा 1 नंबर देना। तो 1 नंबर इसको दे देंगे और दूसरा नंबर इसको आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पर क्या है? क्लोरो। तो 1 क्लोरो। और 2 कार्बन का प्रतिस्थापित समूह कौन सा होता है? एथिल। तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो एथिल। मैं यहां लिख देता हूं, बाद में काम ले लेंगे। 1 क्लोरो एथिल। तो इसका नामकरण क्या हो गया? 1 क्लोरो एथिल। अब देखो ध्यान से, ये F से शुरू होता है, ये B से शुरू होता है, ये O से, ये M से, और 1 क्लोरो, क्लोरो मतलब ये किससे शुरू होता है? C से। अब हमको ये देखना है कि इनमें अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा प्रतिस्थापित समूह आता है। और ये ध्यान रखना है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां इस ऑक्सीजन के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नामकरण तो हमको सबसे पहले करना है। यह एस्टर के आईयूपीएसी नामकरण का नियम है। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है? बी। कितने पर है? 4 पर। तो लिखेंगे हम 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद अब हमारा आ जाएगा सी। कितने पर है? 7 पर। देखो ध्यान से, फिर क्या आएगा? सी। और ये पूरा प्रतिस्थापित समूह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 7 नंबर के कार्बन से, मुख्य श्रृंखला के। देखो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये 7 नंबर पर जुड़ा हुआ, तो मैंने सबसे पहले 7 लिख दिया। देखो 7 नंबर के कार्बन से ये पूरा प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट करना है इसे। अब क्या लिखेंगे? अब इसका नाम क्या है? 1 पर Cl, तो 1 क्लोरो एथिल। नाम लिख रखा 1 क्लोरो एथिल। तो इसके अंदर लिख देंगे हम 1 क्लोरो एथिल। उसके बाद ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर इनका नामकरण लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथिल। अब सी के बाद क्या आएगा? एफ। कितने पर है? 4 पर। तो लिखेंगे 4। इसका पूर्वलगन क्या होता है? फोर्मिल। तो 4 फोर्मिल हो गया। उसके बाद अब हमारा आ जाएगा एफ के बाद हमारा आ जाएगा एम। कितने पर है? 6 पर। तो OCH3 का पूर्वलगन क्या आता है? मैथोक्सी। तो 6 मैथोक्सी। अच्छा जी। उसके बाद आ जाएगा 5 पर क्या है? O, मतलब कीटोन है, इसका पूर्वलगन क्या होता है? ओक्सो। तो 5 ओक्सो। तो अब हमारे जितने भी प्रतिस्थापित समूह दे रखे थे उन सब का नामकरण हमने लिख दिया। प्रतिस्थापित समूह का नामकरण लिखने के पश्चात अब ये देखेंगे इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो कितने हैं? 10।
तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, डेक। 10 के लिए आ जाएगा डेक। और देखो कार्बन कार्बन के मध्य देखना है, सारे एकल बंद है, कहीं भी देख लो सारे कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंद है। तो एकल बंद के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन, तो ये बन गया डेकेन। उसके बाद अब लास्ट में हम क्रियात्मक समूह लिखते हैं और उसका हम क्या काम में लेते हैं, अनुलग्न। तो यहां क्रियात्मक समूह हमारा 1 पर है और क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है, एस्टर है, इसका अनुलग्न क्या आता है, O8। तो लिखेंगे 1O8 या सीधे लिख लो डेकेनोएट, क्योंकि 1 पर ही आएगा ये। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल 4 ब्रोमो 7 पर 1 क्लोरो एथिल 4 फॉर्मिल 6 मैथोक्सी 5 ऑक्सो डेकेन 1O8। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको IUPAC नामकरण है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो इससे अगला वीडियो होगा उसमें हम ये जो IUPAC नाम है इससे सूत्र बनाना सीखेंगे। IUPAC जो नाम है उससे हम क्या बनाना सीखेंगे, सूत्र बनाना सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।